हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 हीट एंड टेम्परेचर। ये लेक्चर की शुरुआत भी हम हर लेक्चर की तरह प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग प्रेयर के लिए तैयार, आंखों बंद, प्रेयर स्टार्ट। ओम सहना ववस्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति। मित्रों, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो हीट कैसे काउंट की जाए उसका दो टाइप हमने देखे थे। टोटल 3 टाइप है, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि नेक्स्ट लेक्चर में वी हैव स्टडी लैटेंट हीट, यानी कोई भी फेज चेंज करना है तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट है उसके बारे में ये लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन बता दूं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो क्या क्या था, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया उसके बारे में थोड़ा बहुत आप डिस्कस कर लेते हम और फिर हम आगे की ओर बढ़ते। लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज देखी, वन इज हीट कैपेसिटी। ओके, हीट कैपेसिटी मीन्स व्हाट? Hc इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी बॉडी के यूनिट टेम्परेचर के चेंज के लिए जो भी हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलता हम? हीट कैपेसिटी। यानी उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। यानी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का दूसरा एक इक्वेशन है Hc इक्वल टू m इंटू एस। हीट कैपेसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है और मास के ऊपर डिपेंड करती है। सेम मास लेंगे तो भी हीट कैपेसिटी डिफरेंस मिलेगी, सेम मटेरियल लेंगे तो भी हीट कैपेसिटी है वो क्या आपको मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। दिस इज द हीट कैपेसिटी। अनदर वन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसके अंदर स्मॉल s इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा T। उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू ms डेल्टा T। इसका यूज कहाँ पे होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फॉर रिक्वायर्ड यूनिट मास इन यूनिट टेम्परेचर चेंज ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। यानी कोई भी बॉडी के यूनिट मास में यूनिट टेम्परेचर का चेंज करना हो और आप उसके लिए जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल या बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये यूनिट मास पे डिफाइन कर चुके हैं उनको, तो यूनिट मास पे डिफाइन किया हुआ है तो स्पेसिफिक हीट है, मास पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और इसमें हीट कैपेसिटी है वो यूनिट मास पे नहीं डिफाइन किया, इसलिए हीट कैपेसिटी है उसमें यूनिट मास नहीं आता और मास पर डिपेंडेंसी है। और उसका रिलेशन भी यहाँ से मिलता है कि Hc इक्वल टू m इंटू एस, यानी मास चेंज होगा तो हीट कैपेसिटी चेंज होगी। लेकिन ये यूनिट मास पे डिफाइन हुआ है और यूनिट टेम्परेचर से। और इसका ये इक्वेशन यहाँ से वो भी बनता है Q अपॉन डेल्टा T, यानी Hc अपॉन क्या कर सकते हैं? m। तो उसी के ऊपर से मैंने Hc इक्वल टू m इंटू एस लिखा है। और एक चीज बता दूं कि कभी भी किसी बॉडी के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और आपको हीट काउंट करना है तो ये इक्वेशन का यूज करना है। सपोज आपको कोई बोले कि कोई वाटर है, 100 kg वाटर है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री से 60 डिग्री ले जाना है, तो उसके लिए कितना हीट की रिक्वायरमेंट है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको मास पता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट पता होगी, डेल्टा टी पता है, तो क्यों काउंट कर सकते हैं। तो कोई भी बॉडी जब भी आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी हीट प्रोवाइड करने से उसका टेम्परेचर में चेंज होता है तो तभी आपको Q इक्वल टू ms डेल्टा T का यूज करना है और वहां से आप हीट काउंट कर सकते हैं। तो ये हुई बात, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? दो चीज इंपॉर्टेंट, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ी डिफरेंस है, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो पहली बात तो वो है कि हम जो बात करने वाले हैं चेंज ऑफ फेज। किसके बारे में बात करने वाले हैं? चेंज ऑफ फेज। 3 फेज होता है, कोई भी मैटर है तो उसके 3 स्टेट रहते हैं। एक है सॉलिड है, उसके बाद आता है लिक्विड और एक होता है गैस। ये 3 स्टेट है। कोई भी बॉडी है, कोई भी मैटर है तो उसको 3 स्टेट होते हैं उसके फेज, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैस है।
कोई भी आप सॉलिड फेज है उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड को और हीट प्रोवाइड करोगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को आप फ्रीज करोगे तो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को आप फ्रीज करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो ये उसको बोला जाता है कि चेंज ऑफ फेज। आप कोई भी मटेरियल या कोई भी बॉडी है उसको कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते रहोगे तो जरूरी नहीं उसका टेम्परेचर ही बढ़ेगा। सपोज आप आइस है उसको कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या जरूरी है कि वो आइस है उसका टेम्परेचर ही बढ़ेगा? सपोज कि आपने पानी लिया, 100 ग्राम पानी था आपके पास, आपने उसको गर्म करना चालू किया, गर्म एक टाइम तक उसका टेम्परेचर रहेगा, वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री तक हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, फेज चेंज करेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए कि आइस है, आइस को आप हीट प्रोवाइड करोगे तो आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। अभी आप वाटर को टेम्परेचर प्रोवाइड, हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हुआ। अब मैं उल्टा आपको बताता हूं कि आप ऐसा करो कि स्टीम है उनको कंडेंस करो या फ्रीज करो तो वाटर कन्वर्ट होगा, और वाटर को क्या करोगे, फ्रीज करोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द चेंज ऑफ, यानी कोई भी मैटर या कोई भी बॉडी है उसको आप कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर, तो जरूरी नहीं कि हर बार उसका टेम्परेचर ही इंक्रीज होगा, समटाइम्स वो फेज भी चेंज कर लेगा। जब उसका फेज चेंज करने का टेम्परेचर मिलेगा तब वो क्या करेगा, फेज चेंज कर लेगा। तो दिस इज द चेंज ऑफ फेज। कोई भी मैटर है उसकी 3 स्टेट रहेगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस। आप सॉलिड को कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करोगे तो आफ्टर सम टाइम्स whenever he take his proper temperature, he is convert his transformation, total transformation, solid to liquid and liquid to gas, जो continuously आप heat इसको provide कर रहे तो ये था change of phase starting। तो इसके बारे में पहले थोड़े बहुत हम देख लेते हैं कि उनके बारे में इन लोगों ने क्या बताया हुआ है। सबसे पहले ये बात देख लेते हैं कि ये उन्होंने जो बताया है 3.14 के अंदर चेंज ऑफ फेज, थोड़ा ऐसा इजी टॉपिक है कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट कॉल्ड द phase of matter. They are the solid phase, are liquid phase and the gaseous phase. We can change one phase of matter into another by heating is cooling it. आप किसी को फेज चेंज करना है तो या आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या अनदर वे आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया था हीटिंग आइस, सॉलिड मेल्ट चेंजेस इनटू वाटर, व्हाइल ऑन फ्रीजिंग चेंजेस इनटू आइस। आप सॉलिड आइस को क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, वो मेल्ट होकर वाटर हो जाएगा, वाटर को फ्रीज करोगे तो आइस हो जाएगा। इन द फर्स्ट प्रोसेस एनर्जी इज सप्लाई टू द सॉलिड व्हाइल इन द सेकंड इज रिलीज, यानी आइस मेल्ट होता है, उसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हीट आपको प्रोवाइड करनी है, लेकिन वाटर में से आइस फ्रीज होके बन रहा है तो उसमें हीट है वो रिलीज होगी। द सेम ट्रू फॉर कन्वर्जेशन ऑफ वाटर टू लिक्विड एंड लिक्विड टू वाटर। ये सेम जो प्रोसेस है उसमें होता है कि आप वाटर को बॉईल करो, स्टीम कन्वर्ट में हो जाएगा, उसमें आपको हीट प्रोवाइड करना है, और स्टीम है वो कंडेंस होके फ्रीज होके वाटर बनेगी, तब हीट क्या करेगी, रिलीज होगी। तो दिस इज द चेंज ऑफ फेज। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो लेटेंट हीट के बारे में। किसके बारे में, लेटेंट हीट के बारे में। तो चलो पहले वो देखते हैं लेटेंट हीट के बारे में। ये जो लेटेंट हीट वर्ड है ना, इसका मैं पहले फॉर्मूला आपको बता दूं कि फॉर्मूला क्या है। ये लेटेंट हीट मींस व्हाट, तो दिस इज द वन टाइप ऑफ हीट एनर्जी व्हेनेवर एनी बॉडी कन्वर्ट वन फेज टू अनदर फेज एट दैट टाइम, जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। सपोज मैं आपको ये इक्वेशन देके बताता हूं कि ये इक्वेशन ऐसा है, L इक्वल टू Q बाई M। इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं कि कोई भी बॉडी का इसको फेज में से अनदर फेज टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो भी हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं, ये लेटेंट हीट ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ बॉडी। मास यूनिट लेना है, ओके, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास दैट मस्ट बी कन्वर्ट वन फेज टू अनदर फेज, इट्स कॉल्ड the transformation energy or latent heat. I again repeat, the amount of heat energy required for unit mass that must be convert one phase to another phase totally,
ओके, वन फेज यानी सॉलिड है तो उसको लिक्विड में, या लिक्विड है तो उसको सॉलिड में करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट है ना, उसके दो टाइप है। कितने टाइप है, दो। एक है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको शॉर्ट में ऐसे बोले जा सकता है कि इसको आपको बोलना है तो LF और इसको LV। अब देखता हूं कि बता दूं आपको कि कहां पे इनकी जरूरत पड़ती है। किसी भी सॉलिड हो स्टेट, उसमें से आपको लिक्विड स्टेट में जाना है तो इसकी जरूरत पड़ती है, और लिक्विड में से सॉलिड में। यहां पे किसी भी लिक्विड स्टेट है आपका और उसमें से आपको गैसियस फॉर्म में जाना है या गैसियस फॉर्म में से लिक्विड में, तो उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत पड़ती है। दिस इज द टू टाइप, latent heat of fusion, another one is latent heat of vaporization. This is two type of transformation energy. Whenever you want to unit mass convert solid to liquid, you can use latent heat of fusion. Another is whenever you want जब कभी भी आपको लिक्विड में से गैस या गैस में से लिक्विड में आना है, तभी आपको क्या यूज करना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सपोज कि मैं वाटर के लिए आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि सपोज कि मैं बात कर रहा हूं, वाटर के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या रहेगा, आइस, यानी आइस में से मुझे वाटर में जाना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी वाटर में से आइस, और यहां पे मुझे वाटर में से स्टीम में जाना है। और या स्टीम में से वाटर में, तो इसकी फिक्स वैल्यू होती है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेटेंट हीट है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल चेंज होता है तो उसका वैल्यू भी चेंज होता है। तो इसके बारे में बताऊं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर वो कितनी है, तो उसका वैल्यू उन्होंने बताया है कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या है। तो किसके लिए मैं पहले बता रहा हूं आपको, ये जो चीज बता रहा हूं वो किसके लिए बता रहा हूं, वाटर के लिए। तो ये है 335 किलो जूल पर। इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपके पास 1 kg वाटर, 1 kg आइस है, उसको टोटल वाटर में कन्वर्ट करना है, तो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। यानी आपको 335 किलो जूल हीट एनर्जी करोगे तभी जाके 1 kg आइस मेल्ट होगा, टोटल फेज चेंज होगा। अदरवाइज आपके पास 1 kg वाटर है, उसको फ्रीज करोगे तो आपको 335 किलो जूल हीट वो रिलीज करेगा। अब मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में से कैलोरी में, तो इसका वैल्यू हमें मिलता है, LF का वैल्यू मिलता है शायद 80 कैलोरी। तो इसको कुछ करना नहीं है, 4.2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय ग्राम। तो इसका मीनिंग होता है कि 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो 80 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, या 1 ग्राम वाटर फ्रीज होकर आइस बनता है तो 80 कैलोरी है वो क्या होगा, रिलीज। सेम वे पे यहां पे भी बता दूं आपको कि LV वो क्या है, 260 किलो जूल पर ग्राम। यदि आपको इसी की भी वैल्यू, ये LV है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर, आप इसको भी हो कि कन्वर्ट करके आपको करना है तो इसका वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। इसको 540 या 536 भी कभी कभी लेते हैं ग्राम में, कैलोरी पर ग्राम में। ये चारों वैल्यू आपको याद रखना है कि आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी आपको 1 kg वाटर को टोटली स्टीम में कन्वर्ट करना है तो 2260 किलो जूल हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आपको कैलोरी में बताना है तो आपको 1 ग्राम स्टीम को टोटली क्या करना है, 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो 540 कैलोरी पर ग्राम हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। या 1 ग्राम स्टीम हो वो कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट होगी तभी जाके आपको कितना मिलेगा, 540 कैलोरी है वो हीट एनर्जी मिलेगा। तो मुझे शायद लग रहा है कि आपको ये शॉर्ट में सभी चीज को लिख लेना चाहिए ताकि आपको
अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और आपको जब भी काम करते हो तो आपको इजीली ये सब चीजें याद आए, तो आपको ये सब चीज लिख लेनी चाहिए। ऐसी ही तरह आप लिख लीजिए ताकि आप जब भी काम करो तभी आपको इजीली ये सब चीज रिवाइज हो जाए। लेटेंट हीट या बोलो या ट्रांसफॉर्मेशन हीट, ओके, इसको लेटेंट हीट कांस्टेंट भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट भी कभी कभी बोलते हैं। तो जरूर पड़े तो आप इसको आराम से लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे कभी कभी 11th के अंदर 333 भी लेते हैं, ओके, 80 कैलोरी, तो ये 260 तो रही सही है, यहाँ में मैंने 540 लिया है, कभी कभी 5 वो 36 लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर LV और LF का वैल्यू दिया है वो आपके लेके काउंट करना है। तो आपको जरूरत पड़े तो ये बोर्ड वर्क आप लिख सकते हैं। अब आपको ये चीज बता दूं कि L इक्वल टू क्यू बाई एम कहां से आया फ्रेंड्स, L इक्वल टू क्यू बाई एम। तो किसी भी बॉडी का फेज चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो Q, वे उसके मास के डायरेक्ट रिलेशन में होता है। यानी जो भी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा या जो भी हीट है वो रिलीज करेगा वो उसके मास के डायरेक्ट रिलेशन में, ऐसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ। अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी में कैंसिल करूं तो यहाँ पे Q इक्वल टू L बाय एम, यानी Q इक्वल टू ML आएगा। तो उसमें L है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट है लेकिन है क्या, वो लेटेंट हीट कांस्टेंट है। यानी इसको हम L इक्वल टू क्यू बाई एम लिखे तो उसका मीनिंग ऐसा होता है कि किसी भी बॉडी का यूनिट मास लेके उसको वन फेज में से अनदर फेज में टोटल कन्वर्ट करने के लिए उसको जो भी हीट प्रोवाइड करना है वो हीट है उसको लेटेंट हीट, उसको फेज चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी बोलते हैं। अब देखो इसका दो टाइप है, LV और LF, ये दो टाइप इसके हो गए। और एक दूसरी चीज बता दूं कि अभी हमारे पास हीट काउंट करने के लिए दो इक्वेशन मिले। एक तो हम ये भी यूज करते थे Q इक्वल टू MS डेल्टा T, और एक मिला हमें Q इक्वल टू ML। तो दोनों का आप डिफरेंस फ्रेंड्स देख लीजिए कि ये कहां पे यूज होता है और ये क्या। ये कभी यूज होता है कि चेंज टेम्परेचर चेंज हो तभी जाके इसका यूज करना है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसकी जगह पे आप ये यूज करो। यहाँ पे क्या, ये कहां पे यूज करना है, फेज चेंज हो रहा है तो वहां पे यूज करना है। और दूसरी चीज, दोनों प्रोसेस साथ में नहीं हो सकती। जब भी कोई बॉडी है वो टेम्परेचर चेंज कर रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहां पे फेज नहीं चेंज होगा, और जो भी कोई बॉडी फेज चेंज हो रही है तभी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल बताओ, सपोज कि सॉलिड है, इसमें से आइस मेल्ट होके लिक्विड बन रहा है, तो पूरी प्रोसेस जब खत्म ना हो जाए, यानी पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यानी आइस का टेम्परेचर 0 और जो बन रहा है वाटर उसका भी 0। आप वाटर को गर्म करके उसको बॉईल करके आप स्टीम बना रहे तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, जब भी पूरा का पूरा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कन्वर्ट नहीं हो जाता स्टीम में, तब तक उसका भी टेम्परेचर 100 रहेगा स्टीम का। यानी फेज चेंज के टाइम पे टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। यानी टेम्परेचर चेंज होता है तभी फेज नहीं चेंज होता, और फेज चेंज होता है तभी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये लेटेंट हीट की बात है, दो टाइप की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों का मैंने जो शॉर्ट आपको चार्ट बताया वो आप कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मालूम हो जाएगा। अब देखते हैं कि इन लोगों ने जो बताया है उसमें किस तरह से बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन। latent heat, the term latent heat associated with change of phase of matter, okay. In case of water we find that 100 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टार्टिंग द बॉइलिंग, वो तो हमें पता ही है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। But temperature still remain at 100 degrees Celsius till every drop of water has been converted into steam. That means कि whenever phase change is taking place, no temperature change. Temperature वहाँ पे क्या रहता है, constant. The heat energy involved in this process is called the latent heat of vaporization. That means आप किसी भी बॉडी को वाटर में से स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो या किसी भी बॉडी की लिक्विड स्टेट से उसे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। If Q is represent the amount of heat required to change the phase of substance, then from experiment it is known that Q is directly proportional to M, where M is the mass of the substance. So you can say that Q equal to ML, but here L is the constant of proportionality called is latent heat. L is constant, but we know that L is latent heat, and this heat is two type. Okay, its value depends only on the nature of the substance. That means whenever body is changed,
the L value is changed. Usually we define two types of latent heat. One is latent heat of fusion, another one is latent heat of vaporization. First one is latent heat of fusion. This latent heat is utilized in changing the substance from its solid phase to liquid. Whenever you use the latent heat of fusion, when body solid to liquid, either liquid to solid, at that time you can use latent heat of fusion. To define, let us put 1 kg in equation 2. इक्वेशन जो है हमारा Q इक्वल टू MLT का, उसके अंदर हम Q इक्वल टू ML में M है 1 kg रखो तो Q और L दोनों क्या हो जाएंगे, सेम. Hence, the latent heat of fusion is the amount of heat energy necessary to 1 kg to solid to 1 kg liquid without changing temperature. The constant temperature at which the phase change take place is called melting point of solid. जो टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होती है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. जैसे कि वाटर है उसके लिए बताए तो 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होके क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट. और उसके लिए जो वैल्यू दी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, 335 किलो जूल. ओके, फिर ये थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दी है, आप पूरा टेबल देख लीजिए एक बार. इंफॉर्मेशन के लिए आपको दिया हुआ है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है इस टेबल की, लेकिन आपको याद होना चाहिए. इसमें जो भी वैल्यू दे रखी है उन्होंने, वो लेटेंट हीट की वैल्यू दे रखी है फ्यूजन 335, वाटर, मर्क्यूरी, एयर, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सबके मेल्टिंग पॉइंट. ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. latent heat of vaporization, this latent heat is utilized in changing substance from liquid phase to gaseous phase. यानी कभी भी आपको लिक्विड में से गैस में या गैस में से लिक्विड में ले जाना है तो latent heat of vaporization की जरूरत पड़ती है. उनको इससे डिफाइन किया, the latent heat of vaporization, the amount of heat required to convert 1 kg of substance from its liquid state to vapor state at constant temperature. This is very important. Whenever phase change take place, constant remaining same, यानी कांस्टेंट सेम, टेम्परेचर सेम रहेगा. इसका पूरा ग्राफ है, लेकिन वो 11th के अंदर आप स्टडी करोगे कि माइनस में जो आइस है उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, उसका पूरा एक ग्राफ के बारे में आपको बता के वहां पे एक्सप्लेन किया जाए. लेकिन यहाँ पे हमें दो चीज इंपॉर्टेंट है वो याद है रहनी चाहिए कि लेटेंट हीट कितनी टाइप की है और किसका कहाँ पे यूज होता है. The constant temperature which this process take place is called to boiling point of liquid. The latent heat of vaporization for few substances are given in the table, same as latent heat of fusion की तरह. देखो यहाँ पे वाटर के लिए 2260 दिया है, मैंने जो दिया उसमें कैलोरी पर ग्राम के लिए भी बता दिया कि जो 11th में आपको काम लगेगा. मर्क्यूरी, एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के बारे में बताया हुआ है. फिर इस तरह के सॉल्व प्रॉब्लम है. पहले क्वेश्चन को देखो फिर ठीक से. Calculate the amount of heat required to melt complete 2 kg of solid aluminum, its melting point. The latent heat of fusion of aluminum is given in the question 322 kilojoule per kilogram. यानी 1 kg को आपको मेल्ट करना है तो आपको 322 किलोजूल पर किलोग्राम हीट आपको प्रोवाइड करना है. तो 2 kg हो तो मल्टीप्लाई बाय 2, 5 kg हो तो मल्टीप्लाई बाय 5. लेकिन बेसिक क्या है इक्वेशन का, तो वो बेसिक है इक्वेशन का कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही बताना है कि Q इक्वल टू M इंटू एल करना है आपको. ओके, तो Q इक्वल टू M इंटू एल करोगे तो M कितना दिया है उन्होंने 2, और यहाँ पे क्या है 322, तो क्या मिलेगा आपको 644 किलो जूल. ओके, तो दिस इज द आंसर. ओके, तो ऐसे इजी क्वेश्चन है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए. तो यहाँ पे ये दे रखा है लेकिन आपको अपने आप सॉल्व करना है. सेम टाइप of question, calculate the latent heat of vaporization for converting, not converting a 10 kg of boiling water into vapor phase. The latent heat of vaporization of water is 2260 kilojoule per kilogram.
तो वो सेम चीज यहाँ पे Q इक्वल टू एम एल वी, एम कितना दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 2 to 6, तो क्या हो जाएगा 2 to 6 और एक जीरो लगा दे, किलो जूल। दिस इज द आंसर। ओके, तो Q इक्वल टू एम एल की प्रैक्टिस है सभी क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन को आप ठीक से पहले देखो, फिर हम उसके बारे में आपको बात करते हैं। पहले ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से। सभी को अपने साथ नोटबुक भी रखनी है, जो भी चीज आपको नोट डाउन करने के लिए लगे वो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, ऐसे बैठे नहीं रहिए। कभी कभी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो हम नोट डाउन आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया जाए तब पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग कीजिए, फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलो हो गया क्वेश्चन रीड। आपको क्वेश्चन में बताया कि 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री प्लेस इनटू 100 ग्राम वाटर एट 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी blank. The latent heat of melting ice is 80 calorie gram and specific heat of water is 1 calorie per gram. अब 100 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस वाला और 100 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके साथ आप मिक्स कर रहे हैं। सपोज कि मैं आपको बता दूं कि किस तरह का कंडीशन है। ऐसे 100 ग्राम वाटर बकेट में भरा हुआ होगा, ये 100 ग्राम वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसके अंदर आप आइस रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? आइस। वो कितने का है? 100 ग्राम का, और उसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री। आफ्टर सम टाइम्स आइस से वो मेल्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यानी इसमें हीट कौन रिलीज करेगा? तो वाटर रिलीज करेगा और आइस से वो रिसीव करेगा। ओके, और फाइनल टेम्परेचर सब T हो रहा है, ये T हमें फाइंड करना है क्वेश्चन। ओके, तो अभी यहाँ पे एक टर्म लिखनी पड़ेगी। वो क्या लिखनी पड़ेगी? तो के हीट रिसीव बाय आइस, heat received by ice equal to heat release by water. ओके, अब देखो कि आइस रिसीव करेगा तो सबसे पहले आइस का क्या होगा? फेज चेंज होगा, MLF ये होगा। देन आइस का वाटर हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके लिए MS डेल्टा T, और ये वाटर है उसका फेज नहीं चेंज होगा, उसका टेम्परेचर ही डाउन होगा, तो वहां पे M डैश लिखना है तो लिखो, वरना MS डेल्टा T। ओके, अब ये कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है 100, LF भी आपको पता है 80, ये भी 100 और स्पेसिफिक हीट ग्राम में 1। डेल्टा T हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, अब ये किसका है? आइस का है। तो अब देखो इसके अंदर जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? T, और इनिशियल क्या? 0, तो T माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। इसमें 100 और 1। अब ये किसकी बात है? हीट रिलीज वाटर, तो उसका स्टार्टिंग का 100 होगा। अब जब मिक्सचर हो जाएगा तो ये टेम्परेचर 100 नहीं रहेगा, वो T वो 100 से कम होगा। तो यहाँ पे हमें 100 माइनस क्या करना है? T करना है। अब देखो जो भी कट हो रहा है उसको कट कर दीजिए आप, तो 100 दोनों साइड से निकल के कट हो गया, तो वह यहाँ पे रहा का 80, इतना बचता है T, 100 माइनस T, ये इधर आ जाएगा तो 2T हो जाएगा, उधर जाके जाएगा तो 20, तो T इक्वल टू आपको 10 डिग्री सेल्सियस मिला। तो इसी टाइप का आपको वैल्यू चेंज करके पूछा जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये और ये दो स्टेप है कि आपको लिखना है कि आइस रिसीव करेगा तो उसका फेज चेंज होगा, फेज चेंज हो जाने के बाद उसका क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन वहां पे फेज चेंज होगा नहीं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये इसकी बात हुई फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन ठीक से इस तरह से आप करोगे जिस तरह से मैंने बताया तो आपको इजीली हो जाएगा। ऐसे एक प्रैक्टिस में भी देंगे कि जिसके अंदर वैल्यू चेंज किया हुआ है, प्रैक्टिस में भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो सब स्टेप लिख के दिए हुआ आपको, देखो सपोज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सर इज T, हीट रिसीव बाय आइस, इट लॉस्ट बाय द water, heat necessary for melting for ice plus heat necessary for temperature T is ice and heat lost by water. Then complete this process. This is the big question, but understanding is very easy. First you read the question, then I solve it.
ठीक से क्वेश्चन को पहले देख लीजिए आप। क्वेश्चन के अंदर आपको बताया कि हाउ मच हीट शुड बी प्रोवाइड टू आइस 72 ग्राम मास लेइंग एट -10 डिग्री सेल्सियस टू मेल्ट इन वाटर 0 डिग्री। 4 क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट से मैं पहले बात करूं। आपको 720 ग्राम मास आइस का दिया वो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको मेल्ट करके 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले सबसे पहले तो वो देखना है कि -10 पे आइस मेल्ट नहीं होगा। आपको पहले -10 से उसको 0 लाना है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है 0 डिग्री से। तो -10 से 0 लाने के लिए हमने टेम्परेचर चेंज किया, तो उसके लिए हमें Q इक्वल टू क्या करना पड़ेगा ms डेल्टा टी। तो उसके मैं बोल देता हूँ Q1 इक्वल टू ms डेल्टा टी। m कितना है 720, और जो भी आइस के लिए दिया हुआ है S आइस वो कितना है किलो जूल। तो यहाँ पे 0.72 ग्राम में से किलोग्राम आइस के लिए कितना दिया है 220, और डेल्टा टी कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे डेल्टा टी मेरे को 0 -10 ऐसे करना पड़ेगा। ओके, अब ये 0 माइनस ये आपको दिखता होगा, शायद नहीं भी दिखता, इसलिए मैं यहाँ से लिखूँ कि 0.72 यानी मल्टीप्लाई बाय 22 क्या दिया हुआ उन्होंने 0 220 ही दिया है 220, और डेल्टा टी में मुझे क्या करना है 0 -10, तो ऐसे होगा। ओके, तो ये काउंट करोगे तो आपके जूल में वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये क्या मिला, ये तो आइस को आपने कहां से कहां लाया -10 डिग्री सेल्सियस से आपने 0 डिग्री सेल्सियस तक लाए। आपको अभी फेज चेंज करना है। क्या करना है फेज, लिक्विड में से क्या करना है सॉलिड में से लिक्विड। तो अनदर टाइम 0.72 मल्टीप्लाई बाय एल एफ कितना दिया है 33। देखो जो यहाँ पे 33 दिया है तो 33 ही लेना है आपको, 335 नहीं लेना है। जो भी काउंट करके आपको Q2 मिलता है वो आपका होगा, और आपका फाइनल Q क्या रहेगा तो Q1 प्लस Q2, वो आपका फर्स्ट का आंसर रहेगा ए का। ये मैंने मेथड आपको बताई। -10 से पहले 0 लाने के लिए Q1 ms डेल्टा टी काउंट किया, फिर 0 डिग्री पे आइस आ जाने के बाद उसका फेज चेंज करने के लिए वी वांट टू रिक्वायर्ड Q2, और दोनों का सम करोगे तभी जाके इक्वेशन -10 वाला आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट वो Q मिलेगा। कभी कभी क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट ये करते हैं, लेकिन -10 पे आइस मेल्ट होता नहीं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स। ओके, आगे हम देखते हैं दूसरी बात जो उन्होंने बताया। दूसरे क्वेश्चन में किया कि हाउ मच हीट शुड बी प्रोवाइड टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर 100 डिग्री। यहाँ पे टेम्परेचर करना है 0 डिग्री पे जो वाटर है उसको 100 डिग्री वाटर टेम्परेचर ले जाने के लिए कितना हीट की रिक्वायर, उसको मैं बोलता हूँ Q3 m s वाटर डेल्टा t। m कितना रहेगा 0.72, s वाटर इज गिवन इन द क्वेश्चन 4190, तो वो लेना है। डेल्टा टी क्या है 100 -0, तो ये काउंट करोगे जो भी मिलेगा आपको Q3। ये क्वेश्चन नंबर किसका आंसर मिलेगा बी का। अब सी के अंदर उन्होंने बताया है कि हाउ मच हीट शुड बी टू गिवन वाटर एट 100 डिग्री टू ट्रांसफॉर्म इट कंप्लीटली इनटू वेपर। 100 डिग्री वाला जो वाटर है उसको फेज चेंज करके आपको वेपर स्टेट में, स्टीम स्टेट में कन्वर्ट करके ले जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा Q4 काउंट करना पड़ेगा, m l v। m आपको पता है 0.72 और l v इज द गिवन 2। तो ये करोगे तो जो मिलेगा आपको इसका आंसर सी का मिल जाएगा। तो ये बात हुई ए बी सी की। अब देखो जो बात हुई है लास्ट में, टोटली हाउ मच हीट शुड बी गिवन टू आइस 720 ग्राम एट -10 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इट्स कंप्लीट इनटू वेपर। यानी कितने चेंज स्टेट काउंट करना पड़ेगा आपको पता है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के लिए हमने Q1 काउंट किया, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइस है वो आइस को वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने काउंट किया है, वो क्या है Q2 है। ओके, फिर हमने
क्या किया कि 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, वाटर को हमें 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी वो Q3 था, और 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है उसको हमें स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, Q4। तो ये चीज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ये डी वाले क्वेश्चन के लिए कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 करना पड़ेगा, तभी जाके जो आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर, क्योंकि इसमें माइनस यहां से स्टार्ट किया और यहां तक उन्होंने पूछा, तो इन सभी जो काउंट किया ना उनका क्या करना है, सम लास्ट में करना है। तो ये चीज आइस है -10, उसको काउंट करने के लिए Q1 किया, फिर 0 डिग्री से 0 डिग्री वाला वाटर उसमें Q2, 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर उसमें से 100, तो Q3 काउंट किया, फिर है तो इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में भी आपको दिया है, ये वाला यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, देखो इसमें भी इन्होंने किया हुआ है क्या, देखो द टेम्परेचर ऑफ आइस इज नॉट इंक्रीज अंटिल मेल्ट्स कंप्लीटली। तो फर्स्ट उन्होंने -10 से 0 के लिए काउंट किया तो Q1 मिला, फिर उन्होंने Q2 और फिर उन दोनों का क्या किया, सम, फिर क्या किया, टेम्परेचर चेंज, फेज चेंज, डिमिट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज काउंट किया, तो Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले ठीक से क्वेश्चन को देख लीजिए आप और पढ़े, पहले क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि व्हाट विल बी द मास एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑब्टेन बाय गिविंग 210 kg हीट टू आइस 1 kg लेइंग एट -10 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइस है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे, 0 पे नहीं है, तो वो डायरेक्टली मेल्ट नहीं होगा, पहले तो आइस को -10 से 0 लाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और 210 है वो सफिशिएंट नहीं। आपको पता है कि 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए 335 किलो जूल हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता है कि पूरा का पूरा तो वो मेल्ट नहीं होगा। फिर भी आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द मास एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑब्टेन बाय लेइंग गिविंग, आप जो ये दे रहे हैं उससे कितना वाटर का मास मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज करनी है, क्वेश्चन में उन्होंने सब डेटा दिया हुआ है 2 की 0। अब आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है, वहां से 0 लाने के लिए हमें पहले क्या काउंट करना पड़ेगा, Q m s डेल्टा T, मास 1 है, S उन्होंने दिया है 22, कितना दिया है 220 222 और डेल्टा T कहां से कहां लाना है, 0 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस, ये होता है ये, ओके। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22200 यानी 22 किलो जूल हुआ, ओके, ये आपका आंसर हुआ 22 किलो जूल। तो आपके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 210। अब 210 थी, 210 किलो जूल, उसमें से तो ये सब ट्रैक करनी पड़ेगी कि ये तो आइस को मेल्ट करने में यूज ही नहीं हुए है ना, तो कितनी बचेगी, 187.8 किलो जूल है ना वो। तो अब हम काउंटिंग करते हैं, तो अब हमें ये जो इक्वेशन है ना Q इक्वल टू m इंटू एल, इसका यूज करना है, तो m हमें फाइंड करना है, Q बाई एल, Q इज गिवन 187.8 और डिवाइड बाय कितना, इन्होंने यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना वो यहाँ पे इतनी ली हुई है 333, तो शायद ही आपको m मिलेगा 0.567 kg, तो इतना आइस मेल्ट हुआ। अब देखो टोटल आइस तो मेल्ट हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल आइस मेल्ट नहीं हुआ है, यानी टेम्परेचर भी कितना हो रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पूरा फेज चेंज हुआ नहीं है तो टेम्परेचर भी 0। अब कितना आइस मेल्ट नहीं हुआ है वो फाइंड करना है आपको, तो m डैश इक्वल टू 1 माइनस, आप कर लीजिए 1 माइनस 0.567 करो, जो भी मिलेगा वो आपको, जो आइस मेल्ट नहीं है उसका, आपका आंसर तो यहाँ खत्म हो गया। तो देखने वाली बात यह है कि -10 से 0 करके पहले जो भी 0 लाने के लिए एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो काउंट करो, फिर उसको सबट्रैक्ट करो, जो चीज की जरूरत नहीं है इसको काउंट करने की, फिर ये काउंट किया जरूर है, फिर उसके बाद इसको सबट्रैक्ट किया, क्यों, क्योंकि इतनी दी थी उसमें तो इतनी तो 0 लाने में चली गई, तो यही हीट उसको मेल्ट करने में यूज हुई, ओके। तो ये फिर होके आपको ये मिलेगा, यहाँ पे भी वो कैलकुलेट करके दिया हुआ है पूरा का पूरा, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज बता दूं आपको कि यहाँ पे आपको ऐड कर देना चाहिए कि यहाँ पे जो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेना है वो 333 किलो जूल पर किलोग्राम लेना है। कितना लेना है, किलो जूल पर किलोग्राम,
ये आपको क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, तभी जाके इन्होंने जो लिया हुआ है वो है। तो एक ऐड कर दीजिए सॉल्व प्रॉब्लम 13 के अंदर। पूरा का पूरा सॉल्व करके दिया है। पहले Q फाइंड किया, until the ice melt complete its temperature will not increase above 0 degree। 210 में से 22 किलो जूल तो heat utilized to increase the temperature of ice from -10 to 0, hence Q dash is 187.8 किलो जूल। the quantity of ice melt by this much amount of heat, तो ये जो हुई उसमें से 0.567 kg यूज हुई। अब ये जो हुआ वो मास आपको मेल्ट होके कन्वर्ट, और कितना मेल्ट नहीं हुआ है वो भी मिला। therefore after melting of ice the mass of the water obtained will be 0.56 or and its temperature will be 0 degree। why? because phase change process is not complete, okay, so temperature remain constant। during the process of melting of ice temperature of ice and water is greater than of ice, is smaller than the ice, both ice and water are same temperature, so C is correct। क्योंकि phase change होता है तब temperature क्या हो जाता है, constant। the amount of heat required 1 gram of ice at 0 degree into steam at 100 degree will be। तो उसके लिए आपको एक और चीज भी बता दूं कि यहाँ भी क्वेश्चन में आपको ऐड करना है कि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको लेना है 536 किलोग्राम पर किलो जूल पर किलोग्राम, ये ऐड कर दीजिए। यहाँ पे इन्होंने ये वैल्यू काउंटिंग में ली है। अब मैं काउंटिंग बताता हूँ। तो आपको पहले क्या करना है, 1 ग्राम 0 डिग्री है, उसमें से आपको स्टीम एट 100 डिग्री के पे ले जाना है। तो पहले तो 1 ग्राम ऑफ आइस है, तो आइस को मेल्ट होना होगा। तो मेल्ट के लिए Q1 mLF, M1 है, LF कितना 80, तो क्या हो जाएगा 80 कैलोरी मिला। फिर ये मेल्ट हो गया, ये किसके लिए मैंने किया, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब 0 डिग्री वाला जो वाटर है उसको 100 डिग्री ले जाना है, तो उसके लिए काउंटिंग करो Q2, तो MS डेल्टा T, M कितना रहेगा 1, S वो स्पेसिफिक ग्राम में 1 लेते, और डेल्टा T कितना 100 माइनस 0, यानी ये मिलेगा हमें 100 कैलोरी। ओके, सेकेंड थिंग, अब 100 डिग्री वाला जो वाटर है, वाटर उसको आपको स्टीम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम। तो उसके लिए Q3, तो mLV, तो M कितना 1 और LV कितना लेना है 536, सो यू कैन से 536। तो आप उसका समेशन करो इन सब का, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो आपको मिलेगा शायद ये 180 प्लस 536, यानी आपको मिलेगा 716 कैलोरी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो 0 डिग्री वाला जो आइस है उसको पहले वाटर में लेना है, वाटर में से उसका टेम्परेचर राइज करना है, फिर 100 स्टीम में जाएगा, तो ये आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो मैंने बताया वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दीजिए वहां पे। द लेटेंट हीट ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इज 536 किलोग्राम कैलोरी पर ग्राम, कन्वर्ट इनटू जूल इनटू किलो जूल। तो उसके लिए आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली लिखो कि ये आपको कितना दिया हुआ उन्होंने 536 कैलोरी पर क्या दिया हुआ उन्होंने ग्राम, इतना दिया हुआ है। ये नहीं दिखेगा कलर, निकाल लेते हैं इनको। आपको दिया है 536 कैलोरी पर ग्राम। अब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है 536, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 4.2 जूल, और किलोग्राम को ग्राम में यानी 10⁻³ किलोग्राम। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 225 10⁻6 किलो, नहीं किलो नहीं लेना है ना, किलो लेना है नहीं, जूल पर केजी मिलेगा। ओके, किलो करोगे तो यहां से 10⁻³ हो जाएगा। ओके, तो ये कन्वर्ट होना है, यहाँ पे उन्होंने बताया कन्वर्ट करके आंसर, तो ये आंसर हमारा करेक्ट रहेगा इसमें। देखो पहले उन्होंने 418 या 42 से करो, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। फिर केजी को कन्वर्ट किया ग्राम को केजी में, तो आपको ये आंसर मिला। ये सेम टाइप का जैसा हमने सॉल्व किया था ना, उसी टाइप का है, आपको प्रैक्टिस करना है होमवर्क में लेवल 2 का। ये क्वेश्चन ऐसा है कि देखो पहले क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए। लीड ऑफ बुलेट ऑफ मास 21 ग्राम ट्रैवलिंग एट स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड comes to rate in wooden block. If no heat is taken away from the wood, the rise in temperature of the bullet in the wood nearly is, and specific heat of lead is 30 calorie per kilogram.
तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर राइज पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी रहेगी, और ये हीट एनर्जी क्या होगी, ms डेल्टा टी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी है तो वो तो 1/2 mv² होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे दूसरा कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ms डेल्टा टी ही होगा। तो हम पहले सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को काउंट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m हो 21 ग्राम दिया है, लेकिन किलोग्राम 21 माइनस 10 और v दिया है 100, उसका स्क्वायर करो तो शायद ये आपको मिलेगा 105 जूल। ये मिला आपको काइनेटिक एनर्जी। अब हमको फाइंड करना है डेल्टा टी। इस तरह से मैंने क्यों लिखा, क्योंकि लीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड से जो बुलेट है वो जा रही है। अब जा रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, मोशन कर रहा है। अब जाके वहां पे घुस गई, लेकिन वो जो बुलेट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। ओके, तो लेकिन दूसरी जगह पे हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो मैं बता सकूंगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ms डेल्टा टी होगा, और उसमें जो डेल्टा टी मिल रहा है वही लीड का बुलेट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो अब देखो ये तो मिल गया 105 जूल, और डेल्टा टी तो फिर इसे m इंटू एस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इक्वल टू 105, m कितना दिया है उन्होंने 21, इसमें दिया है इन्होंने देखो 30 कैलोरी पर किलोग्राम दिया है, तो उसके मुझे ग्राम में कन्वर्ट कर 0.03 और जूल में करने के लिए 4.2। इसका मैं कैलकुलेशन करूं तो शायद ये मुझे 39 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। क्या मिलेगा, 39 डिग्री सेल्सियस। तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए 48 नंबर के सीटीपी के लिए, इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये जो शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं आप नोट डाउन। ओके, यहां पे दिया हुआ है लोगों ने, लेकिन ये किया है, ये यहां से आपको देखो डेल्टा टी इक्वल टू v²/2s करके ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें कभी यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया है वो भी थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसलिए यहां से इनको निकाल देने का है। ओके, और आपको किसी तरह काउंट करना है कि इस तरह से काउंटिंग करना है। ओके, तो ये निकाल दीजिए। अब मुझे जो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर उसके बारे में थोड़ा बात करना है, तो उसके पहले मुझे आपको एक चीज बतानी जरूरी है। वो क्या है, एनोमलस एक्सपेंशन बताने से पहले मुझे आपको एक चीज बतानी जरूरी रहती है। वो क्या होती है जरूरी बताने के लिए, तो जो हीट है वो 3 टाइप के स्टेट में ट्रांसफर होती है। सॉलिड में जो होती है उसको हीट कंडक्शन बोलते हैं, लिक्विड के अंदर जो होता है उसे कन्वेक्शन बोलते हैं, और वैक्यूम और मीडियम में, जो वहां पे मीडियम नहीं होता, वहां गैस में, वहां पे होती है उसको रेडिएशन। तो जो कन्वेक्शन है उसमें किस तरह से हीट को फ्लो होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आज का जो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी सपोज ये वाटर है, ऐसे बकेट में रखा हुआ है वाटर यहां पे आपने, और आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं यहां से नीचे से बर्नर से, ऐसे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बर्नर से। ओके, तो क्या होगे, तो उसके जो पार्टिकल्स है यहाँ पे, जो भी उसके पार्टिकल्स रहेंगे, ये वाले जो पार्टिकल्स है येलो वाले, वो हीट प्रोवाइड करोगे जब आप उसको, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और रूल्स क्या है कि इसके टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो इसकी रो है वो क्या होगी, कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। इसकी जो बात करो तो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी रो क्या होगी, ज्यादा, तो ये क्या आएंगे, नीचे पर आएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होगी। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो ये क्या, क्योंकि डेंसिटी के बीच का आपको रिलेशन पता है, रो इक्वल टू m/v। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज। तो आपको पता है किसी भी बॉडी को हीट प्रोवाइड करो तो उसका एरिया, वॉल्यूम सब बढ़ता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज, तो कम डेंसिटी वाला ऊपर जाए। तो इस तरह से क्या होता है, लिक्विड के अंदर हीट है वो ट्रांसफर होती है, उसको हीट कन्वेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे नेचुरली ये हो रहा है, हमें तो खाली हीट प्रोवाइड करना रहता है।
तो ये पता होना चाहिए इस तरह से। कोई भी जगह पे लेक में भी वाटर जो उसका टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका हीट ट्रांसफर टेम्परेचर, कोई भी लेक हो या पॉन्ड हो उसके अंदर इसी तरह से होता है। तो ये जो पानी का एनोमेलस एक्सपेंशन है उसमें क्या है कि सपोज कि आपको एक लेक के बारे में बताऊं कि सपोज कि ऐसा कोई लेक है, ओके, इसके बारे में मैं बताने आपको जा रहा हूं। पहले आप दिमाग में लेक को सोच लीजिए, और कहां का लेक सोचना है आपको? ठंडे प्रदेश का, जहां पे माइनस में टेम्परेचर रहता है वहां का। और इसी लेक के अंदर क्या होता है? वाटर रहता है यहाँ पे, इसमें कई सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे ट्री भी होते हैं वाटर के अंदर, और फिश विश भी रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल भी रहते हैं, सर्वाइव करते हैं वो यहाँ पे। तो ऐसे छोटे छोटे फिश भी बता देते हैं थोड़े हम। तो होता क्या है एक्चुअल में इसके अंदर? वाटर का जो प्रॉपर्टी उसमें थोड़ा अलग है। हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज करो उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज करो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। लेकिन वाटर के अंदर वो प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज है। वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री तक आप डिक्रीज करो तब तक उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। लेकिन 4 से 0 में वो उल्टा हो जाता है। 4 डिग्री से 0 डिग्री तक टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होने की जगह पे इंक्रीज होता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम क्या होता है? मिनिमम, और डेंसिटी क्या होती है उसकी? मैक्सिमम होती है। ओके, अब क्या होता है कि जब भी ये जो है कि जहाँ पे विंटर के अंदर बहुत माइनस में टेम्परेचर रहते हैं, ऐसे जो प्लेसेस है, ओके, कि जहाँ पे बहुत ठंडी रहती है और जो लैक होता है वो आइस में कन्वर्ट, तो वहाँ पे जो ये एक्वेटिक एनिमल है वो कैसे सर्वाइव करेगी? तो मैं बताऊँ आपको ठीक से पहले कि जब भी यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा 10 से 5 होगा तो उसके अंदर 4 डिग्री सेल्सियस तक पर वो किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन होगा 4 डिग्री सेल्सियस तक पे, कि वो जिस तरह मैंने हमें अभी अभी आपको बताया 4 डिग्री सेल्सियस किस तरह से मेंटेन होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो कांटेक्ट में रहेगा वाटर वो 4 डिग्री तक कैसे हो जाएगा? थर्मल कन्वेक्शन की तरह हीट कन्वेक्शन होगा। जो डेंसिटी कम होगा वो ऊपर आएगा, ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे आएगा। उसी तरह ये रहेगा कि यहाँ पे जो कांटेक्ट में आएंगे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो 4 डिग्री तक वो क्या होगा? हीट कन्वेक्शन की तरह उनका टेम्परेचर 4 डिग्री तक हो जाएगा। लेकिन 4 के बाद जब 3, 2, 1 और 0 डिग्री तक ये जब बात जाती है कि 0 डिग्री जब सेल्सियस टेम्परेचर हो तो इसमें क्या होता है? अब प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। 4 से 0 में क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है वॉल्यूम बढ़ना। तो इसके कांटेक्ट में जो है, इसके जो कांटेक्ट में है उसकी बात मैं बताता हूं आपको। आप ठीक से यहां पे ध्यान दीजिए कि जब 4 से 0 होगा तब क्या होगा कि इसके कांटेक्ट में जो वाटर का सरफेस रहेगा उसका वॉल्यूम है वो बढ़ने लगेगा, डिक्रीज नहीं होगा। वॉल्यूम क्या है? बढ़ेगा। इसका जो वॉल्यूम है वो अभी तक क्या होता था? डिक्रीज होता था। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता था, डेंसिटी इंक्रीज, यानी वो ज्यादा नीचे जा। लेकिन अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम, तो ये यहाँ पे ही रहेगा और पूरा का पूरा 4 डिग्री रहेगा। ऊपर की जो सरफेस है उसका क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री हो जाएगा और आइस का फॉर्मेशन, यहाँ पे आइस का लेयर बन जाएगा। अब क्या हो गया? आइस का लेयर हो गया तो ये ज्यादा टेम्परेचर पे है तो हीट ऐसे थ्रू आउट द हीट कंडक्शन जाएगा, क्योंकि अब सॉलिड का मटेरियल, सॉलिड का लेयर बन गया, क्योंकि उसका आइस फॉर्मेशन हो जाएगा ना अपर सरफेस का। लेकिन नीचे तो अभी टेम्परेचर 4 डिग्री मेंटेन होगा। तो ये मछली है ना, मछली, फिश वगैरह सब, मच्छी बच्ची और जो भी एक्वेटिक एनिमल, वो क्या करते हैं? ये इसके पास में आ जाते हैं और वहां पे उसको थोड़ा बहुत क्या मिलता है? हीट मिल जाता है और टेम्परेचर भी 4 डिग्री। अब क्या हो गया? आइस का फॉर्मेशन हो गया तो नीचे से जो हीट है वो निकल के ऊपर कैसे जाएगी? थ्रू आउट द हीट कंडक्शन, और ये क्या हो गया? आइस का लेयर हो गया। अब इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी की यानी जो है थर्मल कंडक्टिविटी वो क्या? लेस। अब थर्मल कंडक्टिविटी लेस है यानी हीट ट्रांसफर की जो प्रोसेस भी होगी वो कैसी होगी? स्लोली स्लोली होगी। अब ये प्रोसेस स्लोली स्लोली होगी तभी तक में तो ऊपर का टेम्परेचर फिर से बढ़ने चालू हो गया होगा, तब ये लोग जो एक्वेटिक एनिमल है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए गॉड ने स्पेशली वाटर को ही ऐसी प्रॉपर्टी दी कि 4 से 0 तक उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने की जगह पे वो इंक्रीज हो रहा है,
तभी जाके ये जो एक्वेटिक एनिमल है वो सर्वाइव कर सकते हैं कि जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर। और एक बार आपको बताऊँ 4 डिग्री तक वो क्या करते हैं, हीट कन्वेक्शन की तरह उसका वाटर का टेम्परेचर लेते हैं। 4 से 0 में क्या होता है, अब टेम्परेचर मिक्सिंग जो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर है वो टेक प्लेस नहीं लेता, वहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होता है। 0 डिग्री तक क्या हो जाता है, यहाँ पे आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आइस का लेयर बन गया तो हीट ट्रांसफर थ्रू आउट द कंडक्शन, यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ से हीट, लेकिन ये जो आइस की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, लेस है, यानी यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसफर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और उतने टाइम में तो यहाँ पे बाहर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो फिर जाके ये इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर सकते। तो ये हुआ रीजन एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का, उसी की वजह से ये सब एक्वेटिक क्रिएचर्स है वो इजीली फ्रेंड्स सर्वाइव करते हैं। अब उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको हमें देखते हैं। The anomalous expansion of water. The volume of water increase instead of decrease when the temperature of water reduce to 4 degree to 0 degree. जनरली ऐसा ही होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज, लेकिन वाटर के केस में 4 से 0 में इंक्रीज होता है, उसको एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। थस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या रहेगा, मिनिमम, और डेंसिटी मैक्सिमम। The existence of fish and other aquatic animal possible because the natural convection and anomalous expansion of water as so on. ये जो natural और man made, ये इसमें थोड़ा natural जो convection है और फोर्स कन्वेक्शन वो आप डिटेल में 11th में स्टडी। आपको अभी नेचुरल कन्वेक्शन मैंने जैसे बताया था कि ऑटोमेटिकली डेंसिटी की चेंज से वो क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, उसको नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। In winter, as the temperature of atmosphere decrease, water at the surface cool down because heavy and moves down. એટલે કે heavy जो पार्टिकल है वो कहाँ पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, और जो लो है डेंसिटी वो ऊपर आएगा। इस तरह से 4 डिग्री तक ये प्रोसेस होगा। Less cool water at the bottom moves to surface, becomes cooler. In this way, temperature of the whole quantity of water decrease 4 degree Celsius through the process of convection. 4 डिग्री तक ये कन्वेक्शन से होगा। Now as water 4 degree Celsius on the surface cools down, further its volume increase instead of decreasing, due to which density decrease. Why? क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो डेंसिटी डिक्रीज, तो अब कन्वेक्शन होगा नहीं। Hence, such water remains on the surface while cooling further at 0 degree temperature. Its transformation ice. 0 degree में वो क्या हो जाएगा, आइस में। After the formation of ice, the water below the ice lose heat energy through conduction. वहाँ पे नीचे पे जो आइस के नीचे जो वाटर है वो किस तरह से हीट लूज करेगा, थ्रू आउट द कंडक्शन। कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन बोलते हैं। अब इसमें आइस की थर्मल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्या है, लेस है, तो लेस होगा तो आइस हीट जो तो थ्रू करेगा थ्रो मीडियम में वो क्या होगा, स्लोली होगा, तब तक में तो क्या हो जाएगा, बाहर का टेम्परेचर चेंज। सो इस the thermal conductivity of ice is very low, so the process of cooling becomes very slow, and the temperature of water at the bottom of the maintained 4 degrees Celsius for very long time, and normal condition after such a long time interval, the temperature of the atmosphere starting increase, hence the aquatic animal can survive. અને પછી એ બધા એટલા મોજમાં આવી જાય જ્યારે બહારનું ટેમ્પરેચર છે वो ચેન્જ થઈ જાય એટલે એ બધાને શું આવે, જલસા પડી જાય। શું પડી જાય મિત્રો, જલસા પડી જાય। જેમ તમને કેમ લેક્ચર પૂરો થાય ને જલસા પડે हैं। तो ये है आपका होमवर्क। टॉपिक पहले थियरी का ठीक से करना है, फिर बाद सॉल्व प्रॉब्लम सीटीपी लेवल 1 और 2। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया जो आपका हीट एंड टेम्परेचर का था। फिर भी आपको किसी भी चीज डाउट में है तो आपको डाउट में पूछ सकते हैं, लेकिन पहले थियरी करना है, सॉल्व प्रॉब्लम ठीक से करना है, फिर जाके 3 ट्राई करने के बाद लेवल 1 और 2 वो भी नहीं हो पाता है तभी जाके आपको क्या करना है फ्रेंड्स, क्या करना है, आपको सॉल्यूशन देखना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बाद। ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके, बाय।